तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे ये जो हमारा नोड जेएस का कोड है इसको AWS पे कैसे डिप्लॉय करना है विद लोड बैलेंसर nginx एंड nginx की भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे चेंज करना है, किस तरीके से SSL चाहिए फ्री में, वो सारी चीज़ें करनी है, किस तरीके से डोमेन कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो मेरा जितना भी कोड है वो सारा इस डिस्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर है, जो जावास्क्रिप्ट का मेरा पूरा कोड है नोड वाला, जहाँ पे index.js के अंदर मेरा इस तरीके से लिखा हुआ है, पोर्ट वगैरह सर्वर सब कुछ। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले अपनी package.json फाइल खोलनी है एंड यहाँ पे जो मेरी स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट थी, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं, यानी कि जब आप डिप्लॉय करते हो तो वो एनवायरनमेंट सेट कर देते हैं प्रोडक्शन, लेकिन AWS पे आपको मैनुअली करना होता है। तो इसके पहले आप एक चीज़ लिखेंगे, नोड एनवायरनमेंट, नोड अंडरस्कोर एनवायरनमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो इससे होगा क्या, जब जब ये स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट रन होगी तो तब तब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने बोला कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर से कौन सी फाइल मुझे रन करनी है नोड की, जब ये स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट मेरी रन होगी। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ के अंदर मेक श्योर कीजिए कि जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं वो सारी यहाँ लिखी हो, ऐसा ना हो कि कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है। फिर एक काम और जो अपने को करना है वो क्या है, जो आपका रूट फोल्डर है, ये मेरा रूट फोल्डर है, इस रूट फोल्डर में एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा .npmrc। ये .npmrc क्या है, npm की कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर मुझे बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है, अनसेफ हाइफन परम इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या है, अनसेफ की परमिशन में ट्रू सेट कर रहा हूँ। ये मेक श्योर करने के लिए है, कई बार क्या होता है कि package.json फाइल मिल जाएगी AWS का, बट वो फिर भी इंस्टॉल नहीं कर पाएगा चीज़ें क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगी उसको। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग अनसेफ परमिशन इज इक्वल टू ट्रू सेट करते हैं। ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो भी कोड था Node.js के अंदर, ये रहा मेरा कोड, इसमें से बस मेरे को अपना वो वाला फ़ोल्डर लेना है जिसके अंदर मेरा सारा एक्चुअल कोड है जावास्क्रिप्ट वाला। ये कोड मैंने ले लिया क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट में है और ये कंपाइल्ड कोड है जावास्क्रिप्ट में, तो ये फ़ोल्डर मैंने ले लिया। डॉट npmrc वाली फ़ाइल मैंने ले ली एंड जो मेरी package.json वाली फ़ाइल है ये मैंने ले ली। बस ये तीन चीज़ मेरे काम की हैं, इन तीन चीज़ को मैंने एक नए फ़ोल्डर के अंदर कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है जो मैं आपको इनकी डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ, आपको ये फाइल्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से चेक भी कर सको कि किस तरीके से आपको जिप फाइल क्रिएट करनी है। अगर आपने यहाँ गड़बड़ करी तो आपका डिप्लॉय हमेशा फेल होगा क्योंकि उसको फाइल होते हुए भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा जिपिंग फाइल इन मैक ओएस के लिए बता देता हूँ पहले और फिर विंडोज़ के लिए दिखा दूंगा। तो आपको करना क्या है, जो हमारा टॉप लेवल प्रोजेक्ट है, जैसे कि माई ऐप मेरा मेन फोल्डर है जिसके अंदर मेरा एक्चुअल कोड है, तो मुझे जिप माई ऐप का क्रिएट नहीं करना, जो अंदर मेरी एक्चुअल फाइल्स हैं मुझे उन्हें सबको सेलेक्ट करना है एंड उन्हें सेलेक्ट करने के बाद उनकी जिप क्रिएट करनी है, कंप्रेस 4 आइटम्स। और अगर आप विंडो एक्सप्लोरर में हो तो विंडो में भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके सेंड टू कंप्रेस जिप्ड फोल्डर। तो इस तरीके से आपको अंदर वाली जो मेन फाइल है उनको सेलेक्ट करके उसका जिप बनाना है। जो बाहर मेन रूट फोल्डर है जैसे माई ऐप है उसके अंदर मेरी फाइल्स हैं, ऐसे ही यहाँ पे जो AWS प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेरी फाइल्स हैं। तो AWS प्रोजेक्ट की जिप ना बना के इन तीनों को सेलेक्ट करके इनको मैं कर दूंगा कंप्रेस। तो ये मेरी जिप तैयार हो गई। इस जिप फाइल को मैं डाल देता हूँ बाहर डेस्कटॉप पे। अब वापस आ जाते हैं AWS के मैनेजमेंट कंसोल में। आपको लॉगिन करना है साइन अप करने के बाद, तो आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल होगा, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो AWS का इलास्टिक बीनस्टॉक, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप ओपन कर लो। देन यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक नया एनवायरनमेंट। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा कि वर्कर एनवायरनमेंट या वेब सर्वर क्रिएट करना है। तो हम लोगों को तो सर्वर क्रिएट करना है, सर्वर सेलेक्ट करके किया सेलेक्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम मैं दे देता हूँ नोड कोर्स टेस्ट। यहाँ पे इसके एनवायरनमेंट का नाम भी आप दे सकते हो कि ये प्रोडक्शन वाला एनवायरनमेंट है, टेस्ट वाला एनवायरनमेंट है, क्या है। लेट से मैंने प्रोडक्शन दिया। यहाँ आप खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हो, उसके आगे इनका अपना डोमेन रहेगा। लेट से नोड कोर्स टेस्ट, ये मैंने डोमेन रखा, ये अवेलेबल है। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कुछ डालना चाहो तो। यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करा कि मुझे कौन सा चाहिए, नोड जेएस। ये मैं अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है कि आप प्लेटफॉर्म यहाँ पे चूज़ करो,
Linux 1, तो वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि आप नोड का वर्जन भी चेंज कर सकते हो, तो इसलिए मैं Linux 1 पे इसको डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पे रिकमेंडेड वर्जन मैंने प्लेटफॉर्म का चूज़ कर रखा है। अब या तो आप सैम्पल कोड अपलोड कर सकते हो जो इनका अपना है, या आप खुद का कोड डाल सकते हो, तो मैं सेलेक्ट करूँगा अपलोड योर कोड। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा लोकल फाइल डालने का, मैं क्लिक करूँगा चूज़ पे। तो ये करेगा क्या, मेरा जो भी कोड होगा उसको AWS का जो S3 होता है, S3 क्या है, एक बकेट है, यानी कि एक क्लाउड की स्टोरेज है जहाँ पे ये उस कोड को स्टोर कर देगा। तो मैंने आर्चीव डॉट जिप अपनी चूज़ करी। अब ये क्या करेगा, इस सारे के सारे कोड को उठा के डाल देगा AWS S3 बकेट के अंदर, एक नई बकेट क्रिएट करके ऑटोमेटिकली। तो ये बीन स्टॉक का क्या फ़ायदा है, ये बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देता है, तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता इतना। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट एनवायरनमेंट पे। अब ये मेरा नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा विद माय फाइल, जो भी मैंने यहाँ पे आर्काइव डॉट जिप फाइल दी है। ये देखिए इसने क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब वेट करते हैं, ये देखिए ये क्या कर रहा है, Amazon S3 बकेट के अंदर हमारा एनवायरनमेंट डेटा डाल रहा है, और अब ये ऑटोमेटिकली जो भी पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज थी उनको इंस्टॉल करेगा। देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है, सक्सेसफुली लॉन्च्ड एनवायरनमेंट नोड कोर्स टेस्ट एनवायरनमेंट प्रोडक्शन हेल्थ चेक पेंडिंग टू ओके। पेंडिंग से अब ओके हो गई है हेल्थ चेक। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे हेल्थ भी आ गई ओके। सक्सेसफुली हमने कोड को डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे ये जो URL लिखा है, ये URL है जहाँ पे मेरा सर्वर रन हो रहा है। ये देखिए ये मेरा सर्वर है जहाँ पे 404 नॉट फाउंड वाला मेरा कोड आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये API का URL सही नहीं है इसलिए। तो मेरा सही तरीके से यहाँ पे कोड तो डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि लोड बैलेंसर का कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पहले एक बार वापस चले जाते हैं, अब बिल्कुल बैक स्टार्टिंग में। ये मेरा AWS बीन स्टॉक का पेज आया। मेन्यू से मैंने यहाँ पे खोला एनवायरनमेंट्स, तो यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट आया नोड कोर्स टेस्ट एनवायरनमेंट, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन वर्जन्स के अंदर आपको वर्जन दिखाई दे रहा है जो आपने लास्ट डाला था। मान लो आपने 2-3 वर्जन और अपलोड करे होते और आप पहले वाले किसी वर्जन को डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आप इस पर जाके एक्शंस पे जाके डिप्लॉय कर सकते हो, तो आपका प्रीवियस वर्जन वापस डिप्लॉय हो जाएगा। मान लो आपने नया वर्जन डिप्लॉय करा, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, इस केस में आप ऐसा कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो। फिर यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, जाएंगे अपनी वापस एप्लीकेशन के अंदर। कहाँ गया एनवायरनमेंट, ये आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो कन्फिग्रेशन है आपको इस पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारी कन्फिग्रेशंस आएंगी, इनमें से एक कन्फिग्रेशन होगी कैपेसिटी, कि आप कितने इंस्टेंस रन करना चाहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम इंस्टेंस 1 रहता है, आपका एक ही इंस्टेंस रन हो रहा है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लोड बैलेंस। तो लोड बैलेंस से क्या होगा, आप कह रहे हो कि एक इंस्टेंस की जगह मैं अपने सर्वर के ज़्यादा इंस्टेंस रन करना चाहता हूँ। मिनिमम यानी कि पूरे 24 घंटे में एक ही इंस्टेंस रन करूँगा, मैक्सिमम मुझे 2 इंस्टेंस चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इस तरीके से आप यहाँ डाल सकते हो, 2 चाहिए, 21 चाहिए, 20 चाहिए, जो भी आपको डालना है। ऑन डिमांड इंस्टेंस का क्या मतलब है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब लोड इतना ज़्यादा हो गया कि ज़रूरत पड़ गई एक और सर्वर की, तभी दूसरा इंस्टेंस यहाँ पे आएगा, वरना दूसरा इंस्टेंस नहीं आएगा। फिर उसके बाद सबसे नीचे है कि कब दूसरा इंस्टेंस आना चाहिए। तो ऑन डिमांड में जैसे ही 70% आपका CPU जैसे ही यूटिलाइज हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली स्केल अप कर देगा सर्वर को, और एक और आपका सर्वर ऐड कर देगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली स्केल अप करना। मतलब कि ये एक मेरा सर्वर था, अब इस सर्वर से मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो मैंने एक और सर्वर लगा दिया, ज़रूरत पड़ने पे एक और सर्वर लगा दिया। तो ऐसे हॉरिजॉन्टली मैं सर्वर्स लगाता चला गया एक साइज़ के। अब इसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया 2 सर्वर, बस फिर लास्ट में जाके आपको यहाँ पे करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लोड बैलेंसर हो जाएगा ऑन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म करना है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कंफर्म, क्योंकि एक वार्निंग दे रहा है, क्योंकि सिंगल इंस्टेंस से अभी ये डबल इंस्टेंस पे भी रन हो सकता है। अब ये पूरा होने के बाद आप वापस कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो यहाँ पे लोड बैलेंसर भी ऑन हो जाएगा। ये देखिए लोड बैलेंसर भी ऑन हो गया। अभी यहाँ पे पहले आप देखते तो यहाँ पर लिखा था नो लोड बैलेंसर अप्लाइड। तो इस लोड बैलेंसर के अंदर जाके आप अपना HTTPS को भी ऑन कर सकते हो, वो अभी देखेंगे, पहले ये पूरा हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारे सर्वर है ये एक्चुअल में EC2 इंस्टेंस के ऊपर क्रिएट हुआ है। जो EC2 होता है वहाँ पर एक्चुअल में डिप्लॉय हुआ है, एंड लोड बैलेंसर भी यूज़ हो रहा है। बस बीन स्टॉक के यूज़ करने का क्या फ़ायदा, चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली, आपको फालतू का दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता। वो जो सारी चीज़ें होती हैं पुटी यूज़ करना, क्योंकि देखो एज अ बिगनर, एज अ डेवलपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में।
इसलिए AWS ने ये स्टेप लिया। अब देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया मेरा लोड बैलेंसर भी। अब आपको क्या करना है, ये होता रहेगा प्रोसेस। अब मान लो आपको अपना डोमेन कनेक्ट करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो आपको जाना है अपनी सर्विसेज में, यहाँ पे सर्च करना है आपको राउट 53, ये आ गया। तो जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ट्रैफिक मैनेज करना है, डोमेन रजिस्टर करना है, क्या करना है। अगर आपने डोमेन रजिस्टर नहीं किया और AWS पे करना चाहते हो रजिस्टर GoDaddy या दूसरी वेबसाइट्स की जगह, तो आप ये यहाँ जाएंगे। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है दूसरे पे तो आपको जाना है DNS मैनेजमेंट पे एंड करना है गेट स्टार्टेड। देन जाना है क्रिएट होस्टेड जोन। तो आप अपनी खुद की एक जोन बना रहे हो, क्रिएट होस्टेड जोन। डोमेन का नाम लेट से www डॉट है आपका, लेट से node.com, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो ये पब्लिक है, क्या है, आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद ये आपको कुछ रिकॉर्ड सेट देगा कि ये सारी चीज़ें आपको की वैल्यू पेयर्स डालने हैं अपने डोमेन के अंदर। तो अपने डोमेन में आपको ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी पहले वेरीफाई करने के लिए। देन फिर उसके बाद ही आपका डोमेन काम करेगा। यहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें डाल के सेव कर दोगे रिकॉर्ड सेट को, तो उसके बाद अभी यहाँ पे दिखा रहा है सेट हैज़ नॉट चेंज। जब आप एक्चुअल में ये डाल दोगे तभी ये अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने ये सारे रिकॉर्ड डालने हैं। फिर उसके बाद अब इसको कनेक्ट कैसे करना है अपने बीनस्टॉक के साथ, उसके लिए आपको क्लिक करना है क्रिएट रिकॉर्ड सेट। क्रिएट रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपने रिकॉर्ड सेट का नाम देंगे, लेट से www.nodejs.com आ गया। यहाँ पर होगा LES, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे येस पे एंड यहाँ पे अपना टारगेट नेम सेलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो क्लासिक लोड बैलेंसर आ रहा है वहाँ पे मेरे पास 2 नाम आ रहे हैं। आपको वो नेम सेलेक्ट करना है जो भी नेम आपके यहाँ पे दोनों में से वो नेम सेलेक्ट करना है जो भी आपके लोड बैलेंसर का नेम होगा, वो आपको वहीं पे दिख जाएगा। अभी दिखा दूंगा मैं कहाँ पे। तो यहाँ से आपको वो सेलेक्ट करना है बस, एंड देन क्रिएट पे क्लिक करना है, दैट्स इट। डोमेन कलेक्ट होने के बाद अब बात आती है फ्री SSL कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च करोगे सर्टिफिकेट मैनेजर, सर्विसेज में जाके। अभी सर्टिफिकेट मैनेजर इनका लोड हो रहा है। अब ये जो सर्टिफिकेट मैनेजर है इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोविजन सर्टिफिकेट्स। तो आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। और ये आप तभी ले सकते हो जब आप लोड बैलेंसर का यूज़ कर रहे हो, तभी आप ये फ्री में ले सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट के ऊपर कॉल करूँगा मैं। देन यहाँ पे मुझसे मांगेगा मेरे डोमेन का नेम, जो भी डोमेन का नेम है आप वो यहाँ पे टाइप करोगे एंड देन उसके बाद आप क्लिक करोगे नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ये बोलेगा ईमेल के थ्रू आपको वैलिडेट करना है या DNS के थ्रू करना है। तो अगर आप ईमेल के थ्रू सेलेक्ट करते हो तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल है, जिस ईमेल के ऊपर आपने अपना डोमेन सेट कर रखा है, तो वहाँ पर आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल है या तो वहाँ पर आपके पास ईमेल आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो DNS के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। लेट से DNS किया तो यहाँ पर वो क्या बोलेगा कि आप रिव्यू पे जब आप जाओगे कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे आपको DNS सेट करने हैं कुछ, एंड देन DNS सेट करने के बाद आपको क्लिक करना है कंफर्म के ऊपर। तो फिर ये चेक करेगा कि वो DNS सेट हुए हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पेंडिंग है, ये वाला आपको DNS सेट करना है। सी नेम, जिसका नेम ये होना चाहिए और वैल्यू ये होनी चाहिए। तो ये करने के बाद आप करोगे कंटिन्यू पे, तो ये वैलिडेट हो जाएगा। ये वैलिडेट होने के बाद आपको क्या करना है, वापस आ जाओ अपने AWS बीनस्टॉक में। तो वापस आ गया मैं अपने यहाँ पर AWS के इलास्टिक बीनस्टॉक में एंड मैंने अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया एंड इस एनवायरनमेंट के अंदर ये मेरी ऐप आ गई। अब जाना है मुझे वापस कॉन्फ़िगरेशन पे एंड देन यहाँ पर जो हमारा लोड बैलेंसर था उसके अंदर जाना है। देन यहाँ पर आपको ना एक पोर्ट दिखाएगा ये 80। तो अभी क्या है, हम लोग HTTP रिक्वेस्ट को ही सर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड लिसनर पे एंड यहाँ पोर्ट सेट करना है 443। ये पोर्ट होता है HTTPS का। यहाँ पे आप सेट करोगे HTTPS। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि HTTPS वाली रिक्वेस्ट को भी हैंडल करे मेरा 80 पोर्ट जो पहले से ही सेट था। और ये हैंडल किस पे करेगा, HTTP पे। और यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट में जो आपने SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करा था उसको सेलेक्ट करके आप कर दोगे ऐड। तो ये करने के बाद क्या होगा, जब आपकी HTTPS वाली रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट भी आपकी कहाँ पर हैंडल हो जाएगी, 80 पोर्ट पे। और वो रिक्वेस्ट आप भेजोगे कौन से पोर्ट से, 443। तो बस आपको इतनी सी सेटिंग करनी है, देन क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर, दैट्स इट।
तो अब आप अगर HTTPS रिक्वेस्ट को भी हैंडल करोगे तो वो भी हो जाएगी आपकी डोमेन पे, क्योंकि अब आपने SSL लगा रखा होगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस पूरी हो रही है। अभी यहाँ पे ये फेल हो गई डिप्लॉय कॉन्फ़िगरेशंस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड ही नहीं है। मैं तो बस आपको दिखा रहा था करना कैसे है, लेकिन अभी भी जो आपका सर्वर था वो करेक्टली वर्क करेगा, उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। अब एक छोटा सा चेंज और हम लोगों को करना है, वो क्या है कि जो मेरा कोड है, इस कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, अभी जो NG-INC से बाय डिफ़ॉल्ट वो अलाउ करता है कि आप अपने सर्वर पे सिर्फ 1 MB तक की फ़ाइल ही अपलोड कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि वो इंक्रीज़ हो जाए वैलिडिटी। क्यों इंक्रीज़ हो जाए? क्योंकि जो मेरी फ़ाइल होगी, जो मैं इमेज अपलोड करूँगा सर्वर पे, इस तरह की अपने सर्वर पे चीज़ें करूँगा, मान लो 1 MB से ज़्यादा है, फिर क्या करूँगा मैं? तो उसके लिए अपने रूट में आपको आके एक फ़ोल्डर बनाना है नया, जिसका आप नाम दोगे .eb एक्सटेंशंस। ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ही गिवन है कि किस तरीके से जो NG-INC है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को आप चेंज कर सकते हो। तो उसको ओवरराइड करने के लिए आपको क्रिएट करना है .eb एक्सटेंशंस, एंड उसके अंदर क्रिएट करनी है एक प्रॉक्सी फ़ाइल। अब यहाँ पे प्रॉक्सी फाइल्स अगर आपकी एक से ज़्यादा हैं तो आपको करना क्या चाहिए, जो भी आपकी फ़ाइल होगी वहाँ पे आप नंबरिंग दे सकते हो, जैसे कि 01। तो 01 वाली फ़ाइल आपकी पहले कॉल होगी। तो मैं यहाँ फ़ाइल का जो नाम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ फाइल 01_ng-incs.config। तो ये आ गई मेरी NG-INC की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। अब यहाँ पर जो इन लोगों ने दे रखा है, इतना पार्ट तो हर बार सेम रहेगा जब आप कॉन्फ़िगरेशन दोगे। तो ये कर लिया मैंने यहाँ से कॉपी, ये मैं आपको दे दूँगा लिंक्स ताकि आप कर पाओ। तो यहाँ पर अब इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, जैसे इन लोगों ने लिख रखा है कंटेंट, इतना पार्ट मैं सेम रखूँगा। बस अब इसके नीचे यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँगा, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि जो मेरा क्लाइंट की मैक्सिमम बॉडी साइज़ है दैट शुड बी 100 MB और लेट्स से 10 MB। तो अब यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट है वो जब बॉडी के अंदर कुछ भी डेटा भेजेगा, जैसे कि फॉर्म डेटा में भेज रहा है, मैक्सिमम 10 MB तक का भेज पाएगा। ये मेरी सेटिंग हो गई। अब इसको मैं वापस से अपलोड करूँगा अपने सर्वर के ऊपर। तो ये पुराना वाला कोड उड़ा दिया मैंने। अब मैं गया वापस अपने नोड के अंदर, एंड जहाँ पर मेरा ये है प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो मेरी ये वाली फ़ाइल है EB एक्सटेंशन वाली, ये मैंने करी कॉपी एंड अपने कोड के साथ यहाँ पे अटैच कर दी। अब ये जितनी भी फाइल्स हैं इन सबको अगेन मैं करूँगा कंप्रेस, एंड अब जो मेरी डायरेक्टरी नहीं बनी है इसको मैं अपलोड करूँगा। तो ये आ गया मैं वापस अपने कोड के ऊपर, एंड अपलोड एंड डिप्लॉय पे मैंने क्लिक करा और एक नया वर्जन डिप्लॉय करा, ये वाला डिप्लॉय। अब ये वापस से नया वर्जन मेरा डिप्लॉय कर रहा है। यहाँ पे देखिए वर्जन का आपका नाम भी आता रहेगा लिखा हुआ, और यहाँ पे ये जो नीचे हेल्थ है यहाँ पे आपको दिखाता रहता है लॉग्स कि क्या चल रहा है सर्वर के अंदर। तो पहले ये परफेक्टली था, अब यहाँ पे वापस से चालू हो गया डिप्लॉय होना। व्यू इवेंट्स पे क्लिक करूँगा मैं तो ये रिफ़्रेश भी हो जाएंगे यहाँ से इवेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, डिप्लॉइंग न्यू वर्जन टू इंस्टेंस, एनवायरनमेंट हेल्थ हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम ओके टू इन्फो। अभी ओके से इन्फो पे आ गई है, एंड अभी एप्लीकेशन अपडेट प्रोसेस में है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो कोड था वो अपलोड हो चुका है लेटेस्ट वाला, और एनवायरनमेंट अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, जो मैंने नई कॉन्फ़िगरेशन डाली है उसकी वजह से अब मैं 10 MB तक की फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ। अब मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बिना लोड बैलेंसर लगाए डालोगे तो आपको एरर मिलेगा और कोड डिप्लॉय नहीं होगा, क्योंकि NG-INC अगर होगा ही नहीं तो आप डिप्लॉय क्यों कर रहे हो NG-INC की कॉन्फ़िगरेशन, वो एरर देगा इसलिए। तो हमने लोड बैलेंसर ऑलरेडी लगा रखा है इसलिए ये अपलोड किया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है, अब एक ही चीज़ रह गई कि अगर मान लो आपको IP एड्रेस जानना है तो क्या करोगे, क्योंकि जैसे आप डेटाबेस कनेक्ट करते हो तो डेटाबेस के अंदर हम वाइट लिस्ट करते हैं IP एड्रेस। तो आपको जाना है EC2 इंस्टेंस पे, एंड जैसा कि मैंने बताया था ये सारा कोड आपका EC2 इंस्टेंस के अंदर अपलोड हुआ होगा। तो EC2 इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे देखो मुझे दिखा रहा है एक इंस्टेंस रन हो रहा है। मैं अपने इंस्टेंस पे गया जो इसके साथ कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे मुझे IPv4 एड्रेस दिखा रहा है। तो ये जो IPv4 एड्रेस है ये वो एड्रेस है जो मेरे सर्वर का एड्रेस है, एंड इस एड्रेस को मैं कर लूँगा कॉपी एंड अपने डेटाबेस में इसको अलाउ कर दूँगा, वाइट लिस्ट कर दूँगा, ताकि मेरा डेटाबेस एक्सेस हो सके मेरे सर्वर से।
तो सक्सेसफुली हम लोगों ने कोड को डिप्लॉय भी कर लिया, सर्टिफिकेट कैसे लगाना है, लोड बैलेंसर कैसे लगाना है, कैसे हम लोगों को एनजिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन को भी अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें देख ली।